सुप्रभात। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आकाश से। और जिस तरीके से नमस्कार एमपी कार्यक्रम के जरिए हर बार हम एक अलग विषय पर चर्चा करते हैं, आज भी हम दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। बात मतदान की होगी और मानव अधिकारों की भी होगी, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो गुड फ्राइडे की बात भी आज हम करेंगे कि गुड फ्राइडे का क्या महत्व है, क्योंकि सबको पता है गुड फ्राइडे मनाया जाता है, लेकिन इसका महत्व क्या है, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ होंगे, लेकिन उसके पहले जिस तरीके से हम कार्यक्रम का आगाज करते हैं आज की तिथि के साथ, तो आज की तिथि क्या कुछ कहती है सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। और आज की तिथि की अगर हम बात करें तो विक्रम संवत 2080 चैत्र माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। दिनांक है 29 मार्च 2024, दिन शुक्रवार। तो ये आज की हमने आपको तिथि बताई, और इसके साथ साथ आज का इतिहास क्या कुछ कहता है इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। और आज के इतिहास की अगर हम बात करें तो 1875 में आज ही के दिन आर्य समाज का स्थापना दिवस है। आज ही के दिन आर्य समाज की स्थापना की गई थी। इसके अलावा 1913 की अगर हम बात करें तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्मदिन है। इसके अलावा 1953 की अगर हम बात करें तो हिलेरी तथा तेजनिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर आज ही के दिन विजय हासिल की गई थी। 1982 में तेलुगु देशम पार्टी ने एन.टी. रामाराव द्वारा स्थापित की गई थी तेलुगु देशम पार्टी आज ही के दिन। और 2001 की अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्लोबल वार्मिंग पर क्योटो संधि को मानने से इनकार आज ही के दिन किया गया था। 2003 की अगर हम बात करें तो तुर्की एयरलाइंस विमान के अपहरणकर्ताओं ने आत्मसमर्पण कर दिया था। और 2020 की अगर हम बात करें तो श्याम सुंदर कलानी का आज स्मरण दिवस है, और वो दूरदर्शन का जो कार्यक्रम था रामायण, उसमें काफ़ी उन्होंने बहुत शानदार अभिनय किया था, उनका आज स्मरण दिवस है। और इसके साथ साथ गुड फ्राइडे यानी प्रभु यीशु का आज बलिदान दिवस भी जो मनाया जा रहा है। और ये आज के इतिहास की बात हुई, और कार्यक्रम का आगाज हम करेंगे आज के शुभ विचार के साथ। तो शुभ विचार पर भी एक नजर डालें। बर्तन को बाहर से कम अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है, बस यही जिंदगी है। तो ये देखिए आप, यही ज़िंदगी है, इसीलिए कहा भी जाता है कि बर्तन को बाहर से कम अंदर से ज़्यादा धोना पड़ता है। तो जिस तरीके से हम लगातार बात भी करेंगे कि किस तरीके से आपको अपने जीवन में बदलाव लाना है, और दो महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मानव अधिकार आयोग मध्य प्रदेश के डीएसपी साहब जुड़ रहे हैं, राजेश गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। गुड मॉर्निंग। और इसके साथ साथ मेरे साथ डॉक्टर सेबेस्टियन दुरई राज जुड़ रहे हैं, आर्च डायोसिस ऑफ भोपाल है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। नमस्कार। तो दो महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, और जैसे कि गुड फ्राइडे है आज, तो गुड फ्राइडे से ही शुरुआत करेंगे कि गुड फ्राइडे का महत्व क्या है और कैसे इसकी शुरुआत हुई मनाने की, और आज के दिन क्या कुछ खास हुआ था, इस पर आज चर्चा करेंगे। और सीधे डॉक्टर सेबेस्टियन दुरई राज जी के पास चलेंगे और उनसे समझेंगे कि कैसे देख रहे हैं आज के दिन का खास तौर पर महत्व क्या है। गुड फ्राइडे ईसाई लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। गुड फ्राइडे को बलिदान दिवस या पवित्र शुक्रवार के रूप में हम मनाते हैं। आज के दिन हम ईसाई लोग प्रभु यीशु के दुख भोग और मरण पर चिंतन करते हैं, और इस विषय पर चिंतन करते समय हम ईश्वर का प्यार, उन्होंने हमें इतना प्यार किया। पवित्र बाइबल में हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 3 16 वाक्य में, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। अपने जीवन को अर्पित करते हुए उन्होंने हमें यह सिखाया, हमें पाप से दूर रखने के लिए, हमें मुक्ति दिलाने के लिए ईश्वर ने अपने आप को अर्पित करते हुए
एक बलिदान का बड़ा पाठ हमें सिखाए हैं। निश्चित रूप से बलिदान का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया और इसके साथ साथ संदेश भी देने की कोशिश यहाँ पर प्रभु यीशु ने की है। कैसे इस गुड फ्राइडे को मनाया जाता है, किस तरीके से प्रार्थना सभाओं का आयोजन होता है, इस पर भी हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। लेकिन सबसे पहले क्योंकि मतदान की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि अब लोकतंत्र के महापर्व का आगाज़ हो चुका है और 19 अप्रैल से जो है पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो 19 अप्रैल से 7 चरणों में जो मतदान की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। तो हमारी भी दर्शकों आपसे अपील है कि जब भी आपके चरण में मतदान आए तो आप भी ज़रूर जो है मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान करें। और इसी पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं कि मतदान और मानव अधिकार, और इस पर बात करने के लिए मानव अधिकार आयोग के जो डीएसपी हैं राजेश गुरु जी वो मेरे साथ हैं। सीधे राजेश सर के पास चलेंगे। सर, शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि विषय ही है मतदान और मानव अधिकार। तो मानव अधिकार का सबसे, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर मानव अधिकारों की बात आती है तो सबसे पहले वोट के अधिकार की आती है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है और संविधान में ये वैधानिक प्रावधान है कि हर व्यक्ति, एवरीवन हैज़ ए राइट टू वोट। आर्टिकल 326 संविधान का ये बताता है कि हर व्यक्ति वोट देने के लिए उसको अधिकार है, जैसे कि मानव अधिकार है जी। और इसी प्रकार अधिकार से ज़्यादा उसकी जिम्मेदारी है। राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों होती हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र का जो बेसिक है, गवर्नमेंट जी, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। जनता की सरकार, जनता के द्वारा, जनता के लिए जी। इसमें जनता की सरकार जो बनती है उसके पीछे पूरा हर व्यक्ति का एक निश्चित हाथ है कि वह अपने संविधान में प्राप्त अधिकार और जिम्मेदारी इन दोनों को ध्यान रखते हुए जो संविधान में है कि 18 वर्ष से जिसकी आयु कम ना हो, बिना जाति, रंग, भेद के उसको वोटिंग का अधिकार है। और इसी से हमारा लोकतंत्र जीवित है। लोकतंत्र समाज में ये प्रावधान है निश्चित रूप से, और इसी से लोकतंत्र जीवित है। और इसको जीवन देने के लिए हर व्यक्ति जो है अगर अपने वोट का अधिकार का उपयोग करेगा तो देश में वो न सिर्फ बेहतर सरकार बना पाएगा लेकिन देश के निर्माण में वो अपनी भूमिका का निर्वहन भी करेगा। इसलिए हमारी भी दर्शकों अपील है कि वोट करने ज़रूर जाएं, क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है और इसमें सभी की सहभागिता ज़रूरी है। और दर्शकों, ये जो हमारा कार्यक्रम है ये फ़ोन इन लाइव कार्यक्रम है। हमारे विशेषज्ञों से आप सीधे फ़ोन नंबर्स पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स टेलीविज़न स्क्रीन पर भी आपको दिखाए जा रहे हैं और मैं भी आपको बता रहा हूँ, नोट कीजिएगा। भोपाल का कोड है 0755-266-0049, ये हमारा लैंडलाइन नंबर है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर भी नोट कीजिएगा 1800-233-00-340। तो ये हमारा टोल फ्री नंबर है। तो इन दोनों नंबर्स पर कॉल करके आप सीधे हमारे विशेषज्ञों से जुड़ सकते हैं। और दो महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। बात मतदान और मानव अधिकारों की है, तो गुड फ्राइडे के महत्व पर भी आज हम चर्चा कर रहे हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ हैं और सीधे आप टेलीफोन नंबर्स पर कॉल करके इनसे अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा सकते हैं। और बात करेंगे गुड फ्राइडे की। गुड फ्राइडे का महत्व क्या है ये जान रहे हैं हम। हमारे साथ डॉक्टर सेबेस्टियन दुरईराज जी हैं, आज बिशप हैं भोपाल के। उनके पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि कैसे इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई और जो ये पवित्र सप्ताह है तो किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है और किस तरीके से इसको पूरे सप्ताह को मनाया जाता है। जी डॉक्टर साहब। 40 दिन की तैयारियां करते हुए हम लोग इस पवित्र सप्ताह में प्रवेश करते हैं। और पवित्र सप्ताह में पुण्य बृहस्पतिवार, जहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन करते हुए उनको नम्रता का पाठ सिखाते हैं, अपने ही शिष्यों का पैर धोते हैं और आदेश देते हैं कि आप एक दूसरे को प्यार करो जी। इस प्रकार का संदेश देते हुए वे अपना वो जो दंड उनको मिल जाता है, जो बहुत शुभ संदेश देते देते आ रहे थे, लेकिन उस समय के यहूदी धर्म गुरुजनों ने उनके पीछे षड्यंत्र रचते हुए उनको मृत्यु दंड दिलाते हैं और इस क्रूस को लेते हुए वे क्रूस मार्ग अपनाते हैं। उस दिन
कि जो भी कार्य घटना हुई थी उसकी याद करते हैं। आज के दिन पवित्र शुक्रवार के दिन, गुड फ्राइडे के दिन कई प्रकार की प्रार्थनाएं हम रखते हैं। प्रभु यीशु की इस धरती पर उनकी अंतिम यात्रा क्रूस मार्ग के 14 महत्वपूर्ण क्षणों की याद करते हुए हम क्रूस मार्ग, वे ऑफ द क्रॉस, आज के दिन हम उसमें भाग लेते हैं और पवित्र बाइबल से पाठ सुनते हैं। उनकी पीड़ा, उनके क्रूस मार्ग पर और उनके मरण पर हम लोग मनन चिंतन करते हुए अपने जीवन में जो भी कठिन परिस्थितियों को किस प्रकार हमें सामना करना चाहिए, क्योंकि अपने शिष्यों को प्रभु यीशु ने यह कहा, तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो तुम क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हमारे दैनिक जीवन में कई छोटा छोटा क्रूस, संकट, समस्या, चुनौतियों को सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन ईश्वर की कृपा से हम सभी बोझ को हम सामना कर सकते हैं। और प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि मेरे सामने आकर तुम्हारे लिए जो भी समस्या हो मेरे ऊपर डाल दे, मैं इस क्रूस को उठाकर आगे बढ़ूंगा। इस प्रकार आज के दिन, ये पवित्र शुक्रवार के दिन, इस पर मनन चिंतन करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव आ जाए। हम अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए, जितने भी लोग दुख में हैं उनके जीवन में सुख लाने के लिए हम प्रयास करेंगे। और आज के दिन जब हम सर्विस रखते हैं, फ्राइडे, गुड फ्राइडे सर्विस, सार्वभौमिक प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी गुरुजनों के लिए प्रार्थना करते हैं, शासकों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे देश में और देश विदेश में सभी एकता के लिए प्रार्थना करते हैं, और लाचार लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। और जो कुछ के प्रार्थना के जरिए जो है इन तमाम वर्गों के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु की अगर जीवन को हम समझें और देखें तो हर जीवन के उनके हर कड़ी में एक संदेश छुपा हुआ, और उस संदेश को सभी लोगों को अवगत कराने के लिए गुड फ्राइडे, क्योंकि बलिदान दिवस है उसके बावजूद भी कहा जाता है गुड फ्राइडे, यानी परेशानी में भी आपको मुस्कुराना है। प्रभु यीशु जिस दिन गए, बलिदान दिया, उस दिन भी उन्होंने एक बड़ा संदेश देने का काम किया कि आपको हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना है। तो ये प्रसन्नता जीवन में कितनी ज़रूरी है, जब प्रभु यीशु कह रहे हैं तो आपको भी इसका पालन करना होगा। और दर्शकों, कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, हम मतदान की बात भी कर रहे हैं और मानव अधिकारों की भी। तो मानव अधिकारों की जब बात आती है तो आपको देश में एक बेहतर लोकतंत्र की स्थापना के लिए मतदान जरूर करना होगा। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, अपूर्वा राय जी। बहुत बहुत स्वागत है अपूर्वा जी आपका। जी आकाश जी नमस्कार। अपूर्वा राय जी। जी पूर्वा जी, सवाल पूछिए। जी, मैं दोनों जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन दोनों से मेरे दो प्रश्न हैं। पहला तो जो सर आए हुए हैं उनसे मुझे ये पूछना है कि गुड फ्राइडे को ब्लैक फ्राइडे क्यों कहा जाता है, और गुड फ्राइडे इस दुनिया में सबसे पहले कब से मनाया गया? तो पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा, जो हमारे मतदान के जो हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, सर कई बार देखने को मिलता है कि मैं गई वहां पर और मेरा मत तो कोई और देकर चला गया, तब वो जो मतदान दाता है वो क्या करे? धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूर्वा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फादर, आपसे ही सीधा सवाल था कि कब से गुड फ्राइडे को मनाने की शुरुआत हुई और किस तरीके से फिर ये लगातार मनाया जाने लगा, और ये हर बार बदल भी जाता है इसका माह, तो जी तो कैसे इसकी शुरुआत? गुड फ्राइडे, इसका रिसर्च करना पड़ेगा मुझे। मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि कब से इसका शुरुआत हुई, लेकिन मैं इतना जानता हूँ हमारी परंपरा वर्षों से, सदियों से चल रहा है कि पवित्र शुक्रवार को गुड फ्राइडे, ओल्ड इंग्लिश में गुड मतलब पवित्र है, होली फ्राइडे, इसलिए मनाया जा रहा है। इसके बारे में और रिसर्च करते हुए मुझे पता लगाना पड़ेगा। जी निश्चित रूप से। तो गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जा रहा है, पवित्र सप्ताह के रूप में इसको मनाया जाता है। और राजेश गुरु सर भी मेरे साथ हैं। सर, बात यहाँ पर मतदान की हो रही है और कई बार ये शिकायतें भी आती हैं कि आपको अगर आप वोट करने पहुँचे और यहाँ पर शिकायत आती कि आपका वोट कोई डाल कर चले गया है, तो सवाल ये भी आता, तो इसमें भी सी विजिल के ज़रिए भी कई सारे प्रावधान किए गए हैं, ऐप भी लॉन्च किया है,
निर्वाचन आयोग ने, और इसके अलावा भी कई छोटे छोटे प्रावधान किए कि शिकायत कर सकते हैं और आप नोट वहां करा सकते हैं कि मैंने वोट दिया नहीं है। तो उसके बाद जो वहां पे पीठासीन अधिकारी होते हैं, पीठासीन अधिकारी को बताएं जी, आप इसका राज्य में जो इसका इलेक्शन कमिश्नर उसको बताएं जी, और वैसे इसकी संभावना बहुत कम हो गई है जी, क्योंकि जब से इलेक्शन कार्ड बन गए हैं, आपका आधार कार्ड से लिंक हो गया है, जी, तो संभावना बहुत लीस्ट बची है कि आपका वोट कोई और डाल के जाए। फिर भी अगर ऐसी घटना होती है तो आप इसकी शिकायत करें, उस पर जांच होगी और एक्शन लिया जाएगा। निश्चित रूप से सर ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से जो तमाम टेक्नोलॉजी का उपयोग इस बार निर्वाचन आयोग कर रहा है, बहुत पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। लोगों को जो है मोबाइल नंबर्स के जरिए ही उनके जो है बूथ की जानकारी पूरी मिल जाएगी, और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो एक ऐप डिजाइन कर दिया है जिसमें सिटीजन खुद शिकायत कर सकता है। सीविजिल ऐप है जी, आप उस पर अपनी शिकायत डालें, जो भी आपकी शिकायत है उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। विदिन 24 आवर्स एक्शन हो जाता है उस पर। निश्चित रूप से तो 24 घंटे के अंदर यहाँ पर एक्शन भी लिया जाता है, क्योंकि मतदान मानव के अधिकारों के सबसे पहला जो हम अधिकार बोलते हैं हमारे देश में, लोकतंत्र में, संविधान में मिला कि आपको अपनी सरकार चुनना है, तो ये मानव अधिकार का उपयोग आपको करना होगा, तभी जाकर आप बेहतर मानव के लिए बेहतर समाज बना सकते हैं। सर एक चीज़ और समझना चाह रहा था, वोट करने का अधिकार को लेकर तमाम चीज़ें निकल कर आती हैं, लगातार जागरूकता अभियान चल रहे हैं कि इस वर्ग को देना है, इस वर्ग को देना है वोट, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि ट्रांसजेंडर्स के लिए भी व्यवस्था कर दी है, लेकिन कैदियों को लेकर भी अभी कई लोगों के मन में सवाल होता है कि जो कैदी जेल में बंद है, क्या उनके भी राइट्स रहते हैं कि वो भी वोट डाल सकते हैं? लोगों को पता ही नहीं है कि भैया उनका भी वोटों का अधिकार है, वो भी वोट डालने जा सकते हैं। देखिए इसमें ये है प्रावधान कि जो सजा याफ्ता कैदी हैं वो तो वोट डालने से वंचित रहते हैं जी, क्योंकि वो जेल में हैं, लेकिन जब उनकी सजा पूरी हो जाती है और वो या पैरोल पे बाहर आते हैं तो उनके वोटिंग राइट्स वही होते हैं जो पहले थे जी। तो सजा काटने के बाद आपके राइट्स रहते हैं, बट जब आप सजा याफ्ता हैं, जेल में बंद हैं, तब आपके राइट डिप्राइव्ड हो जाते हैं। मतलब आप जेल में बंद हैं तो आपके अधिकार खत्म हो जाएंगे, और अगर आप पेरोल या जमानत पे हैं तो आप इस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। और आपने अगर सजा काट चुकी है, उससे मुक्त हैं, तो आपको वही अधिकार प्राप्त है जो आपके पहले थे वोटिंग के संबंध में। निश्चित रूप से तो ये भी एक बड़ी बात है कि अगर जेल में कोई कैदी बंद है और वहाँ सजा काट रहा है तो उसको ये अधिकार नहीं मिलेगा, हालांकि वो पेरोल पर है, जमानत पर बाहर है, तो उसको ज़रूर वोटिंग करने का अधिकार मिलेगा। सर एक चीज़ और समझना चाह रहा था मैं, जो विदेशी वोटर्स रहते हैं खासतौर पर, जिनको हम NRI कहते हैं, बिल्कुल। वो लोग भी वोटिंग कैसे कर सकते हैं और उनके क्या अधिकार हैं? अगर उनको वोट डालना है तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? क्योंकि कई बार मानव अधिकार के जरिए भी आपके पास भी कई ऐसे लोग आते होंगे कि हमें भी इलेक्शन कार्ड भी चाहिए या उसकी प्रोसेस समझना है, तो सर वो क्या पूरी प्रोसेस है? देखिए इसमें जो NRI हैं और जो विदेश में रहते हैं वो भारतीय नागरिक हैं, उनके लिए क्लियर कट इसमें प्रावधान है कि आप जिस इलाके में रह रहे हैं और जहाँ की वोटर लिस्ट में आपका नाम है वहाँ आप वोट डाल सकते हैं, परंतु आपको स्वयं आना पड़ेगा और अपना पासपोर्ट उपलब्ध करा के, पासपोर्ट की एंट्री करा के, और आप वोट दे सकते हैं जिस इलेक्टोरल लिस्ट में जिस जगह आपका नाम है, स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा। सर एक चीज़ और है, जागरूकता की बात लगातार आ रही है और हम कह भी रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं और हर व्यक्ति कोशिश भी कर रहा है, प्रशासन की कोशिश है कि इस बार जो युवा वोटर्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है, लेकिन मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि जब मतदान ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की खूबसूरती भी बढ़ती है और सरकार की जवाबदेही भी। तो इसको लेकर मानव अधिकार कैसे प्रयास कर रहा है? आप लोग भी एक कैंपेन चला रहे हैं लगातार, जहां आप लोग जाते हैं वहां पर भी लोगों से अपील करते हैं कि भैया वोट दीजिए, वोट देना हमारा ना सिर्फ अधिकार है बल्कि बेहतर देश के लिए, समाज के लिए आपको वोट का अधिकार का उपयोग करना हो। देखिए इसमें जो ह्यूमन राइट्स पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ था 1948 में, उसमें क्लियर कट आर्टिकल 21 है, वैधानिक प्रावधान है कि हर व्यक्ति, उसका राइट है कि वो उसकी कंट्री की गवर्नमेंट में अपनी भागीदारी रखे, या तो स्वयं होकर या अपने द्वारा किसी चुने गए प्रतिनिधि को गवर्नमेंट में रखकर और उसमें अपनी भागीदारी दे सकता है जी। तो वोटिंग के संबंध में ये बिल्कुल क्लियर कट है कि आपका ह्यूमन राइट तो है ही, लेकिन साथ साथ आपकी जिम्मेदारी है जी, क्योंकि आपका जो अधिकार है उससे बढ़ के आपकी जिम्मेदारी है
कि आप जब स्वयं अपना इलेक्टेड प्रतिनिधि भेजेंगे तो गवर्नमेंट आपके अनुसार चलेगी। निश्चित रूप से। तो इसलिए लोकतंत्र में जो व्यवस्था की गई है उसमें दोनों देखना पड़ेंगे, राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर आपका अधिकार भी है, लेकिन अधिकार से ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी है दर्शकों। तो हमारी भी आपसे अपील है कि जब भी जिस भी चरण में, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 4 चरणों में मध्य प्रदेश में इलेक्शन होना है, उन 4 चरणों में जब भी आपके क्षेत्र की लोकसभा सीट का नंबर आए, अब भी अपने निकटतम जो मतदान केंद्र है वहाँ पहुँचें, अपने वोट का प्रयोग ज़रूर करें। जिसे आप चाहते हैं अपने देश की सरकार सौंपना, अपना जनप्रतिनिधि बनाना, उसके लिए वोट करें, क्योंकि वोट देना ना सिर्फ आपका अधिकार है बल्कि आपकी अभिव्यक्ति है, और ये बताता है कि आप कैसा विकास देश में और अपने प्रदेश में, अपने क्षेत्र में चाहते हैं। और आज हम गुड फ्राइडे की बात भी कर रहे हैं, तो गुड फ्राइडे पर हमारे साथ डॉक्टर सेबेस्टियन दुरईराज जी हैं, आज बिशप हैं भोपाल के। उनके पास चलेंगे और सर से समझेंगे कि किस तरीके से सप्ताह भर जो है इस गुड फ्राइडे को मनाया जाता है, किस तरीके से विभिन्न प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जाता है, और अगर हम बात करें तो युवा पीढ़ी को इस पर्व से जोड़ने के लिए किस तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन होता है, ये भी हम डॉक्टर साहब से समझ लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि 40 दिनों से तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन गुड फ्राइडे का जो पवित्र सप्ताह भर अनेकों कार्यक्रम का आयोजन होता है, कौन कौन से वो कार्यक्रम है और युवाओं को कैसे जोड़ते हैं इन कार्यक्रमों से? आज के दिन वो क्रूस मार्ग पर चलने के लिए हम प्रयास करते हैं, और क्रूस मार्ग पर जैसे मैंने बताया 14 स्टेशन विश्राम बोलते हैं, उस पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं। युवाओं के लिए तो इस पर हम ध्यान देते हैं कि वे ये किस प्रकार प्रभु यीशु भी 33 वर्ष में अपनी जान दे दिया उन्होंने। इसलिए हम देखते हैं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर हम भी जोर देते हैं। जब प्रभु यीशु ने हमसे कहा था, आप मेरे मित्र हो जी, आप मेरे मित्र हो, इसलिए वे हमें समझाते हैं कि मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। तो दूसरों की सेवा में, दूसरों की भलाई के लिए हम अपने जीवन में अर्पित करना महत्वपूर्ण बात है। तो इस विषय पर मनन चिंतन करते हुए इस बलिदान दिवस पवित्र शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु ने क्रूस पर खून बहाकर अपनी जान दे दिए हैं, और यह संदेश देते हैं कि हमारे जीवन में मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु के बाद अनंत जीवन है, उनके लिए पुनरुत्थान है। हम इसीलिए पवित्र शुक्रवार के बाद हम शनिवार रात को, रविवार के दिन पास्का पर्व मनाते हैं कि प्रभु यीशु जी उठा। तो ये जीवन में ये मृत्यु अंत नहीं है, इसके बाद ये पुनरुत्थान है। तो इसीलिए कभी कभी हम हमारे जीवन में जो भी दुख आता है, इसके बाद सुखमय जीवन हमारे लिए है। निश्चित रूप से, और ये प्रभु यीशु का जो है पूरा जीवन दर्शन भी यही सिखाता है कि परेशानी लाख हैं, लेकिन परेशानी के बाद खुशियाँ भी आती है, और यही बात डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं। आज बिशप हैं भोपाल के, और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया किस तरीके से आयोजन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आज बिशप जी, तो किस तरीके से और क्या क्या आयोजन होते हैं? ये तो प्रार्थनाएं हो गई, इसके अलावा एक छोटे छोटे कार्यक्रमों के आयोजन भी चर्च में किए जाते हैं, जो गरीब बच्चे उनकी सेवा करना, और उनके लिए एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स आयोजित करते हैं। जो ईसाई धर्म से नहीं भी आते उनको भी बताना कि प्रभु ईसा मसीह ने किस तरीके से किस मार्ग पर चलना सिखाया है, और खेल खेल में बच्चों को ये बताना कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। तो ये 40 दिनों में हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना पर जोर देते हैं, और अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए उपवास रखते हुए और दान इकट्ठा करते हैं, गरीब लोगों के लिए, लाचार लोगों के लिए मदद करने के लिए। तो जो बच्चे हो या युवक युवतियाँ, बड़े लोग भी ये जो दान अपने अपने परिवार से, घर से लाते हैं, और साथ ले जाकर जहाँ डेस्टिट्यूट्स रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, और उनको दान के रूप में देते हैं। और बच्चे अपने माता पिता से, बड़े लोगों से सीखते हैं छोटा छोटा बलिदान और शेयरिंग करने में हमारे अंदर खुशी होती है, और दूसरों के जीवन में भी खुशी ला सकते हैं। निश्चित रूप से छोटे छोटे प्रयासों से ही जो है आप दूसरे के जीवन को भी महका सकते हो। ये बात डॉक्टर आर्च बिशप जी बता रहे हैं
और प्रभु ईसा मसीह ने भी यही संदेश दिया है कि आपको स्थिति कोई भी हो, लेकिन हर स्थिति का सामना भी करना है और उसके बाद आपको उस स्थिति का सामना करते हुए प्रसन्नता भी जाहिर करना है, क्योंकि अगर आप प्रसन्न रहेंगे तो निश्चित रूप से एक आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी और ये ऊर्जा आपकी उस परेशानी में से निकलने में मदद करेगी। और आज हम बात मतदान और मानव अधिकारों को भी कर रहे हैं, तो मानव अधिकारों में मतदान भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन मानव अधिकार क्या है और किस तरीके से इनका उपयोग होता है और किस तरीके के मामले मानव अधिकार आयोग में आते हैं और किस तरीके से आप शिकायत कर सकते हैं, ये भी हम समझ लेते हैं सर से। डॉक्टर राजेश गुरु जी है मेरे साथ। राजेश सर से समझ लेते हैं कि सर, मानव अधिकारों की बात तो हर जगह होती है, हर व्यक्ति मानव है और ये कहता है कि मानव के अधिकार क्या हैं, और क्योंकि आपका विभाग ही ऐसा है, क्योंकि इसका नाम ही है मानव अधिकार आयोग, तो यहाँ पर आयोग के पास कई शिकायतें आती होंगी, तो किस तरीके की शिकायतें आती हैं और उसमें निराकरण कैसे करती है आपकी टीम? क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है, हम बात भी कर रहे हैं गुड फ्राइडे में, समस्या का निराकरण प्रसन्नता से, लोगों की सेवा से। तो मानव अधिकार आयोग किस तरीके से जब समस्याएं आती हैं तो कैसे लोग सबसे पहले तो वो शिकायत कर सकते हैं, क्या प्लेटफॉर्म है, और शिकायत के बाद कितने दिनों में निराकरण होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो आपके संवैधानिक अधिकार हैं या मौलिक अधिकार हैं, वे ही आपके मानव अधिकार हैं। जी। मानव अधिकार आपको बाय बर्थ प्राप्त होते हैं, जीवन जीने का अधिकार, और एक गरिमापूर्ण जीवन जीते हैं आप जी। अगर उसमें कहीं भी आपके गरिमा को ठेस पहुंचती है या वैधानिक कार्रवाई ना होते हुए अवैधानिक कार्रवाई होती है जिससे आपको गरिमा आपकी टूटती है और समाज में आपकी रेपुटेशन खराब होती है जी। तो इस संबंध में आप मानव अधिकार आयोग में लिखित शिकायत अपनी दे सकते हैं। अध्यक्ष मानव अधिकार आयोग मध्य प्रदेश भोपाल, पर्यावास भवन में इसका ऑफिस है, तो आप लिखित शिकायत वहाँ देते हैं, उस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय के आदेश अनुसार संबंधित जिस विभाग के द्वारा उल्लंघन किया गया उस विभाग से एक प्रतिवेदन मंगाया जाता है जी। और इसके बावजूद भी अगर हम लोग संतुष्ट नहीं होते हैं और जो शिकायत करता वो संतुष्ट नहीं है तो उस पर आयोग अपने अनुसंधान दल से जांच कराता है, और यदि जांच में ये पाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति दोषी है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, शासन को लिखा जाता है, चाहे वो पुलिस विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, जेल विभाग हो, जहाँ भी जो व्यक्ति के मानव अधिकार का हनन हुआ है उस संबंधित विभाग को लिख करके और दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। निश्चित रूप से सर, दोषी के विरुद्ध कार्रवाई तो होती है, लेकिन कई बार सर चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कई मामले ऐसे आ जाते हैं, कई लोगों को आर्थिक रूप से या गरीब व्यक्ति है, उसका पास घर नहीं है और उसके घर को क्षति पहुंची और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं इसमें गलती निकल कर सामने आई, तो क्या उनको उचित मुआवजा भी दिलवाया जाता है, आर्थिक मदद भी उनकी की जाती है? प्रावधान है कि संबंधित व्यक्ति को उचित मुआवजा के लिए हम लोग शासन को लिखते हैं और शासन उचित मुआवजा उसको देती है यदि उसका कोई मानव अधिकार का हनन हुआ है और उसके द्वारा उसको कोई आर्थिक क्षति कारित हुई है। जी। कई बार यदि मृत्यु हो जाती है, उसके मानव अधिकार के हनन के चलते उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको भी मुआवजा देने का उसके परिवार को प्रावधान है कि वो मुआवजा उसको दिया जाता है, जिससे उसका परिवार भी गरिमापूर्ण जीवन से अपना यापन कर सके। सर, एक बड़ी समस्या कई बार निकल कर सामने आती है और आम दैनिक जीवन में निकल कर आती, कभी किसी के साथ कोई घटना घटी और वो व्यक्ति थाने पहुंच गया, तो यहाँ पर कई बार, क्योंकि हालांकि कहा भी जा रहा है कि पुलिस गुड पुलिसिंग की तरफ बढ़ रही है, सोशल पुलिसिंग की तरफ बढ़ रही है, लेकिन फिर भी कई बार प्रेशर इतना होता है पुलिस के अधिकारी पर, जवानों पर, कि कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि वहाँ पर किसी के मानव अधिकार का हनन हो गया। तो अगर ऐसा कोई मामला है तो वो व्यक्ति कैसे मानव अधिकार आयोग आ सकता है? अगर भोपाल का नहीं है, बाहर का है, तो क्या पत्राचार के जरिए या वेबसाइट पर या कॉल करके कैसे मदद ले सकता है, और ज़िलों में इसकी क्या व्यवस्था है? और दूसरी चीज़, अगर मदद मिलती है तो उसमें कोई समय सीमा भी रखी गई है कि इतने समय में उनके प्रकरण का निराकरण हो जाए? बिल्कुल, इसमें ये मैं कहना चाहूँगा कि आयोग द्वारा अभी एक ऐसा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आयोग आपके द्वार। जी। आयोग खुद उस संबंधित जिले में जाता है, कलेक्ट्रेट में एक अपना शिविर लगाता है, जो शिकायतें हैं वो त्वरित रूप से ऑन स्पॉट सॉल्व की जाती हैं। यदि उसमें कुछ टाइम लगता है तो उसके लिए 1 माह का समय देकर संबंधित जिले के कलेक्टर एसपी को निर्देशित किया जाता है कि वो इस पर अपना प्रतिवेदन दें और उचित कार्रवाई करें। तो ये बहुत क्लियर है कि
हम लोग ये चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकारों का हनन ना हो और उसको इसके चलते कोई गरिमापूर्ण जीवन जीने से वंचित ना हो। तो पूरे प्रावधान है, टेलीफोन पे दे सकता है शिकायत, आप पोस्टल के माध्यम से भेज सकते हैं शिकायत जी। उस पर त्वरित कार्रवाई होती है और उसका हम प्रतिक्रिया भी लेते हैं। यदि हमने कोई कार्रवाई की है तो संबंधित शिकायतकर्ता जो आवेदक है उसकी प्रतिक्रिया लेकर फाइनल तभी करते हैं जब वह संतुष्ट हो जाता है। मतलब फीडबैक भी यहाँ पर दर्शकों को लिया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति परेशान है, उसने यहाँ शिकायत की, तो मानव अधिकार आयोग की तरफ से जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते, जब तक इस केस को बंद नहीं किया जाता है। तो ये बड़ी बात है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा घटा है तो आप भी यहाँ शिकायत कर सकते हैं। अगर आपके अधिकारों का हनन हुआ है तो आप भी मानव अधिकार आयोग में शिकायत कर सकते हैं। यहाँ से आपकी जो समस्या है उसका निदान किया जाएगा। तो आज हम बात दो महत्वपूर्ण विषयों पर कर रहे हैं। गुड फ्राइडे के महत्व की पर भी बात की जा रही है और मतदान और मानव अधिकार पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। दर्शकों, हमारा ये फ़ोन इन लाइव कार्यक्रम है। टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आपको टेलीफोन नंबर्स हमारे दिखाए जा रहे हैं। इन पर संपर्क कर आप सीधे हमारे जो कार्यक्रम है उससे जुड़ सकते हैं और कार्यक्रम से जुड़ने के साथ साथ हमारे विशेषज्ञों से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा सकते हैं। हमारा लैंडलाइन नंबर नोट कीजिएगा 0755-266-0049, यह हमारा लैंडलाइन नंबर है। इसके अलावा हमारा टोल फ्री नंबर भी आप नोट कीजिएगा 1800-233-000340। तो ये हमारा जो है टोल फ्री नंबर है। इन टेलीफोन नंबर्स पर आप कॉल करके सीधे हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा सकते हैं। अब बात हम करेंगे गुड फ्राइडे के महत्व की, क्योंकि आज गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। किस तरीके से मनाया जा रहा है ये तो हमने आपको बताया, लेकिन कि और क्या कुछ गुड फ्राइडे के दिन होता है। सिर्फ चर्च में नहीं, गरीब बस्तियों में भी ये पर्व मनाया जाता है, प्रार्थनाएं की जाती हैं, सभाएं होती हैं। तो इनके ज़रिए क्या संदेश देने की कोशिश होती है। और प्रभु यीशु सिर्फ ये नहीं कहते कि सिर्फ प्रार्थना करो, वो ये भी कहते हैं कर्म करो, और कर्म करने के साथ साथ एक पथ तय करके उस पर आगे बढ़ना कितना ज़रूरी है। तो क्या कुछ कहते हैं प्रभु यीशु। हम डॉक्टर सेबेस्टियन दुरईराज जी मेरे साथ हैं, आज बिशप हैं भोपाल के, उनसे समझ लेते हैं कि आप कैसे देख रहे हैं सर कि अगर हम बात करें, प्रभु यीशु ने एक बड़ा संदेश दिया है कि सिर्फ कर्म नहीं, सिर्फ हमें प्रार्थना नहीं करना है, कर्म भी करना है, चाहे मानव सेवा का हो, चाहे जीवन में आपको आगे बढ़ने का हो। जब आप किसी अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे तो दूसरों की सेवा करें, ना कि वहाँ गुमान करें। तो एक बड़ी बात जो है यहाँ पर प्रभु यीशु ने कही है। या मैं उस विषय पर जोर देना चाहता हूँ। जी। जब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा था, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं चाहता हूँ, मेरी प्रार्थना है कि हम जो जिस धर्म के हो, जिस जात के हो, और जो अलग अलग प्रदेश से आते हैं, अलग भाषा बोलने वाले हो, लेकिन मैं प्रेरणा पाता हूँ प्रभु यीशु से कि हमारी मित्रता में आगे बढ़े। बिल्कुल दुरईराज जी, आपसे और समझूंगा। और सीधे हम चलते हैं, जो है गुड फ्राइडे की प्रार्थना चल रही है, सीधे आपको दिखाएंगे वहाँ पे। और अब से थोड़ी देर में आपको हम सीधे वहाँ लिए चलेंगे। दुरईराज जी यहाँ पर अपनी बात को पूरी करेंगे और उनसे हम समझ भी लेते हैं कि किस तरीके से सर प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो गया। और आप अपनी बात भी कह रहे थे कि एक बड़ा संदेश प्रभु यीशु ने दिया है। या मित्रता, मेरी प्रार्थना है कि हम मित्रता में आगे बढ़ें, साथ ही हम हमारे बीच में एकता हो, भाईचारा हो, हम एक दूसरे की सेवा करते हुए अपने देश के राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते रहें। आप सबको हार्दिक धन्यवाद। अपने देश में, अपने देश की जो है आगे बढ़ाने के लिए योगदान देते रहें। और सीधे चलते हैं आप प्रार्थना की ओर। तो आज प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है और अगर हम बात करें तो पूरे देश में गुड फ्राइडे अलग तरीके से मनाया जा रहा है और प्रार्थना का दिन है और पवित्र सप्ताह माना जाता है। और आज का दिन एक पवित्र दिन है और यही कारण है कि हम आपको दिखा भी रहे हैं कि चर्च में प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। प्रभु यीशु की प्रार्थनाएं हो रही के लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं। और ख़ास तौर पर बात करें तो ये दिल्ली से आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर चर्च में प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया और कई कार्यक्रमों का आयोजन आज जो है दिन भर चर्च में होगा। प्रार्थनाओं के साथ साथ जो है
क्या कुछ प्रभु यीशु ने कहा है, इस पर संदेश भी विभिन्न लोग देंगे। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो प्रभु यीशु के जीवन को समझने के लिए किस तरीके से हमको उनके जीवन का अनुसरण करना है, क्योंकि प्रभु यीशु को सिर्फ समझना नहीं, उनके जीवन को जीने के लिए आपको बहुत सारी परेशानी और बहुत सारी चीज़ें जब आपके जीवन में आती हैं तो हर चीज़ को लेकर प्रभु यीशु ने छोटी छोटी बात और छोटे छोटे संदेश अपने जीवन में दिए हैं। तो वो संदेश कैसे काम करते हैं और कैसे प्रार्थनाओं के जरिए उनको आत्मसात कर सकते हैं, वो भी हम दुरईराज जी से समझ लेते हैं। सर, छोटी छोटी बातें हम देखते हैं प्रभु यीशु के जीवन में बचपन से लेकर अभी तक देख रहे थे, तो वो कैसे हैं? तो हम लोग अपनी सेवा कार्य विशेषकर शिक्षा क्षेत्र में जब जी बिल्कुल 2 मिनट आपसे समय चाहूँगा। हम बम्बई चलते हैं, वहाँ का आपको सीधे प्रार्थना सभा दिखाते हैं आपको। जाता है, लेकिन क्योंकि जीसस जो थे, यीशु जो थे, उन्होंने सैक्रिफाइस किया, अपने सबसे बड़ा सैक्रिफाइस किया अपने आप को लोगों के लिए, तो इसीलिए इसे गुड फ्राइडे भी कहा जाता है। साथ ही 2 दिन के बाद जब ईस्टर संडे होगा तब एक रिजॉइस करने का दिन होगा, खुशियां मनाने का दिन होगा, क्योंकि माना जाता है कि जीसस ईस्टर संडे के दिन लौट आए थे। लेकिन आज का दिन जो है क्रिश्चियन भाई बंधुओं के लिए एक बहुत मोurnful दिन है। बिल्कुल। और जब हम बलिदान की पराकाष्ठा की बात करते हैं, उसमें जिस तरह से ईसा मसीह ने, तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो प्रभु यीशु का बलिदान दिवस अलग तरीके से मनाया जा रहा है। आज दुख की बात ज़रूर है, दुख के रूप में आज इस दिवस को मनाया जाता है। लेकिन संडे की अगर हम बात करें तो दोबारा से रिजॉइस होगा, दोबारा से खुशियाँ और उमंग मनाई जाएंगी। कहा जाता है कि प्रभु यीशु ने इस दिन पुनर्जन्म ले लिया था, दोबारा से उन्होंने दर्शन दिए थे अपने भक्तों को। और ये जो तस्वीरें हैं आप मुंबई से देख रहे थे। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर दुरईराज जी से समझ लेते हैं। सर, दुख का दिन है और अगर हम बात करें तो पवित्र गुड फ्राइडे कहा जाता है, होली डे। प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है, क्रॉस लेकर भी फादर चल रहे थे, सब लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं। लेकिन संडे के दिन फिर से एक उमंग आएगी, जीवन में रिजॉइस आएगा। क्या है सर वो, और किस तरीके से प्रभु यीशु ने दर्शन दिए थे? जैसे मैंने बताया, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, इसके बाद पुनरुत्थान है। तो हमने यह देखा और ईसाई लोगों के लिए हमारा विश्वास है, हमारे गुरुवर प्रभु यीशु जी उठा, तो उस दिन क्लाइमैक्स है, हमारे जीवन का क्लाइमैक्स है कि वे पुनर्जीवित होकर बार बार दर्शन देते हैं अपने शिष्यों को, बिना डर बिना भय आप जाइए, शुभ संदेश को फैलाइए और सेवा कार्य में लग जाइए। तो इस प्रकार उस दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज के दिन हमारे लिए उस दुख मरण के बारे में मनन चिंतन करना है अपने जीवन में, जिस धरती पर आ गए, लेकिन आखिर हमें कभी कभी दुख, कष्ट, संकट, समस्याओं को सामना करना पड़ेगा और मरण को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो उसके पहले जब हम जीवित है, हम अच्छी तरह हमें तैयार करें उस अनंत जीवन के लिए हम अपने आप को। तो हमें जीवन में आगे बढ़ते हुए कुछ ऐसे काम भी करना होंगे जिसके ज़रिए मानव सेवा हो सके। यही चीज़ जो है प्रभु यीशु ने सिखाई भी है। और हम बात मतदान की भी कर रहे हैं, मानव अधिकारों की भी कर रहे हैं। राजेश गुरु सर मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और मानव अधिकार आयोग के डीएसपी हैं। सर से समझ लेते हैं कि मानव अधिकारों की बात जब आती है तो हमने शिकायतों की बात कर ली, लेकिन किस तरीके की शिकायतें अमूमन मानव अधिकार आयोग में आती हैं और कैसे उसका निपटान किया जाता है, ये तो सर ने बताया कि अब आयोग उनके द्वार पहुंच रहा है। लेकिन किस तरीके से मामले आते हैं और अगर किसी को कोई परेशानी है तो जब मानव अधिकार आयोग पहुंचता है तो यहाँ पर किस तरीके से उनकी मदद होती है? क्योंकि कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको एप्लीकेशन लिखना तक नहीं आता, यानी आवेदन करना भी नहीं आता, तो इन लोगों की मदद भी यहाँ पर होती है क्या? ये समझ लेते हैं सर से। हाँ, जो व्यक्ति एप्लीकेशन नहीं लिख सकता लेकिन उसकी समस्या है तो हमारे यहाँ आके बताता है मौखिक रूप से, उससे लिखित आवेदन लिया जाता है। हमारे यहाँ जो प्रावधान है उससे टाइप करा के उसको पढ़ के सुना के उस पर दस्तखत करता है वो, और फिर हम उससे उस पर कार्रवाई करते हैं। तो ये प्रावधान है कि अगर नहीं लिख पढ़ सकते हैं तो भी अपनी आके शिकायत कर सकता है। और इसमें मैं आपको एक सबसे बड़ी चीज़ बताऊंगा कि जैसे अभी पुलिस स्टेशन की बात हुई थी जी, तो पुलिस स्टेशन पर आजकल ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है कि पुलिस स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित हों।
हर पुलिस स्टेशन में लगभग 8 से 10 मेन जगह सीसीटीवी रहते हैं, जिससे कि किसी व्यक्ति का यदि कोई मानवाधिकार का उल्लंघन हो तो उसमें रिकॉर्डिंग होती है, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार लगभग 1 साल की रिकॉर्डिंग उस थाने के प्रभारी को अपने पास सुरक्षित रखना होती है। तो ये प्रावधान भी है जिससे ट्रांसपेरेंसी रहे पुलिस की वर्किंग पे, और किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन कहीं भी ना हो किसी भी परिस्थिति में, तो ये कोशिश की जाती है। दूसरा, मैं जहाँ तक मतदान की बात है तो मैं ये कहूँगा कि हमारे लोकतांत्रिक समाज में जो गवर्नमेंट को चुनने के लिए इलेक्शन होता है, ये एक हवन की तरह है, और इस हवन में हर व्यक्ति जो कि उसके लिए अधिकार प्राप्त है उसको वोट डालना चाहिए, ये सोचते हुए कि मेरी वोट एक आहुति है, निश्चित रूप से, और उस लोकतंत्र के हवन में अपनी आहुति जरूर दें। जो भी व्यक्ति उसके लिए अधिकार प्राप्त है, 18 वर्ष से कम का ना हो और किसी भी जगह रहता हो, वो अपना वोट जरूर दें, और जिससे कि उसके द्वारा चुनी हुई सरकार लोकतंत्र में आए और हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रहे। निश्चित रूप से सर, अपील है। तो एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं और सीधे उनके पास चलेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सुधा जी आपका। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार, सवाल पूछिए। मैं सुधा दुबे भोपाल से जी। मैं डीएसपी मानव अधिकार आयोग जी से जी एक सवाल पूछना चाहती हूँ जी कि मतदान और मानव अधिकार। जी। तो मेरा सवाल ये है कि मतदान का लोग महत्व नहीं समझते, और जिस दिन अवकाश होता है मतदान के दिन, उस दिन पिकनिक मनाने या घूमने चले जाते हैं सरकारी कर्मचारी मुख्य रूप से। तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? जी देखिए, इसमें अभी मैंने बताया अधिकार और जिम्मेदारी। जी। तो सबसे बड़ा तो ये है कि उसकी जिम्मेदारी है मतदान करने की, और अगर लोकतंत्र को जीवित रखना है तो ये हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए और उस छुट्टी का ये उपयोग ना करते हुए कि उससे पिकनिक जाएं, उस छुट्टी के दिन अपने 10 काम छोड़कर और वोट जरूर डालें। तो ये अपील की जाती है, और ये समाज में कई कैंपेन चलाए जाते हैं, इसीलिए हर रेडियो के कार्यक्रम पे, टीवी के कार्यक्रम पे ये बताया जाता है कि ये आपका अधिकार तो है, आपकी जिम्मेदारी भी है। तो जागरूकता जितनी ज़्यादा फैलेगी उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, और समाज में जितनी जागरूकता होगी उतना ही आदमी मतदान के प्रति जिम्मेदार बनेगा। निश्चित रूप से जिम्मेदार बनेगा। सर एक चीज़ और समझ लेना चाह रहा था सर मैं, कि बार बार जो कहा जाता है, जैसे कि आपने अभी कहा भी कि मानव अधिकारों की जब बात होती है तो यहाँ पर चीज़ें ऐसी आती कि कई बार लोगों का अधिकार है, जैसे कई लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, ये छोटे छोटे मामले होते हैं, तो ये भी आयोग के पास आते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कैसे तरीके से कार्रवाई होती है सर? संबंधित जिस विभाग से उसको पेंशन मिलना चाहिए और टाइमली अगर पेंशन नहीं मिलती है या पूरे जो उसके स्वायत्त है वो उसके भुगतान नहीं होते हैं, तो वो हम अपनी शिकायत आयोग में कर सकता है। आयोग संबंधित विभाग से 1 माह के अंदर रिपोर्ट बुलाएगा, और रिपोर्ट जो है संबंधित आवेदक को दी जाएगी। फिर भी यदि वो संतुष्ट नहीं है तो उसके उन बिंदुओं पे जिस पर उसकी संतुष्टि नहीं है पुनः प्रतिवेदन मनाया जाता है। तो आयोग का ये प्रयास रहता है कि कोई भी व्यक्ति जो उसके अधिकारों से वंचित हो रहा है उसको वे अधिकार दिलाए जाएं, उसके लिए पूरा प्रयास करता है। जो प्रावधान है हमारे यहाँ न्यायालय भी लगता है, उस न्यायालय में फिर संबंधित विभाग के अधिकारी को बुला के और उससे स्पष्टीकरण लिया जाता है। निश्चित रूप से सर, कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर सर ने दी कि पूरा जवाब लिया जाता है और पूरी मदद जो है उस व्यक्ति की जाती है जो शिकायत करता है, और उससे फीडबैक भी लिया जाता है। और आज गुड फ्राइडे भी है, इसके महत्व की बात भी हम समझ रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर सेबेस्टियन दुरईराज जी हैं, आर्च डायोसिस ऑफ भोपाल हैं। बिशप जी, अगर आपसे हम बात करें और समझें, क्योंकि आज दुख का दिन है लेकिन रिजॉइस भी होगा, तो उस दिन को मनाने के लिए भी तैयारियां शुरू हो जाती होंगी। प्रार्थना के बाद हम देखते हैं पूरा सप्ताह आयोजनों का दौर चलता है, तो किस तरीके से ये दौर चलता है और किस तरीके से फिर अलग तैयारी इसको लेकर शुरू की जाएगी? तो आज के दिन उनके दुख और मरण के बारे में मनन चिंतन करते हैं, और कल से हम ये खुशी के माहौल बनाने के लिए हम
ज्योति का गुणगान। प्रभु यीशु पुनर्जीवित होकर हमें नया जीवन देते हैं, इसलिए उनको देखते हैं कि जीवन की ज्योति वे हमारे जीवन में प्रकाश लाएंगे। तो इस प्रकार हम मोमबत्ती रखते हुए, उसको जलाते हुए, कल रात को सभी लोग विश्वासीगण मोमबत्ती पकड़ते हुए हर एक व्यक्ति एक ज्योति के समान प्रज्वलित हो जाएं, अपने जीवन में आंतरिक रूप से शांति और ज्योति बनकर चमकें। और संसार की ज्योति हमारा विश्वास है प्रभु यीशु जो पुनर्जीवित होकर हमारे जीवन में नया जीवन देते हैं। दिन प्रतिदिन नया जीवन देते रहते हैं, लेकिन इसे कभी कभी हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये पास्का पर्व, ये 40 दिनों की तैयारियां, पवित्र सप्ताह में प्रवेश करते हुए हर वर्ष हम मानव होने के नाते अपने जीवन के उतार चढ़ाव में भटक जाते हैं, फिसल जाते हैं, तो लेकिन हम अपने जीवन में बदलाव लाते हुए ये आंतरिक शांति और खुशी पाते हुए, निश्चित रूप से आंतरिक शांति और खुशी पाते हुए एक कॉलर जुड़ गए हैं। माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, अर्चना मुखर्जी, बहुत बहुत स्वागत है अर्चना जी आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश में। जी जी, सवाल पूछिए। मैं डॉक्टर सेबेस्टियन से आपसे जानना चाहती हूँ कि गुड फ्राइडे का एक नाम ब्लैक डे भी है और होली डे तो है ही, तो क्यों इन विविध नामों से इनको जाना जाता है? जी जी, ब्लैक डे क्योंकि वे निर्दोष थे, प्रभु यीशु निष्पाप, ये ऐसे व्यक्ति को उन्होंने ये ऐसा दंड दिया, मृत्यु दंड दिया, तो ये ब्लैक डे हम सोचते हैं। लेकिन साथ ही साथ दूसरी दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि वे हमारे लिए ये क्रूस का मार्ग सिखाए हैं और हमें अपने जीवन में दुख कष्ट चुनौतियों को सामना करना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कई महान लोगों ने कष्ट दुख सहते हुए हमारे जीवन में एक नया जीवन दिए हैं। तो ये एक ऐसा दिन है, ब्लैक डे है, लेकिन ये भी हम देख सकते हैं कि वो प्रकाश का दिन और शनिवार रात को संडे के दिन आ जाता है। निश्चित रूप से प्रकाश का दिन आ जाता है और यही उम्मीद है और इसी उम्मीद से जीना जो है प्रभु यीशु ने सिखाया है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जो उम्मीद की बात आती है प्रभु यीशु के जीवन से ये देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है। जो फादर अगर हम बात करें तो जो उम्मीद है उस उम्मीद को कैसे जीना है ये भी जो है प्रभु यीशु ने सिखाया है। तो इसको लेकर भी बच्चों को बताया जाता है। और कई, क्योंकि हम देखते हैं कि चर्च में भी एक रूम होता है जिस रूम में जाकर अपने गॉड से आप बात कर सकते हैं अकेले में। कई बार फादर से वहाँ से मार्गदर्शन भी मिलता है, जहाँ पर आपकी पहचान भी नहीं बताई जाती, ओपन नहीं की जाती। तो ये जो उम्मीद है जीवन में वो कितनी ज़रूरी? हम चाहते हैं कि हम कुछ समय शांतिपूर्वक ईश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है चर्च में हम एक ऐसा प्रकोष्ठ रखते हैं, टैबरनेकल बोलते हैं, वहाँ ईश्वर उपस्थित है, हमारा विश्वास है। तो उनके सामने आकर हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरे जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थिति है, कई बार हम निराश हो जाते हैं, तो हम ईश्वर हमसे उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं कि हे प्रभु मुझे मार्गदर्शन दीजिए। कई बार हम निराश होकर अपने फेलियर्स के कारण हम इतना गिर जाते हैं, लेकिन हम इस क्रूस मार्ग पर प्रभु यीशु 3 बार गिर गए, जमीन पर गिर गए, फिर उठकर आगे बढ़े। तो इस पर मनन चिंतन करते हुए जितने भी बार हम निराश होकर अपने जीवन में जो भी असफलता को पाते हैं, लेकिन फिर भी हम उठकर आगे बढ़ें। प्रार्थना में शक्ति है। एक व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, लेकिन परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं समय उसमें ज़्यादा शक्ति है, और समाज के लोग सभी मिलकर हम प्रार्थना करते हैं, से प्रार्थना करते हैं। माफ़ी के साथ रोक रहा हूँ आपको, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी आपका। अशोक जी आपको आवाज़ मिल पा रही है? लगता है अशोक जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे।
कि उनका क्या सवाल है और किस सवाल का वो जवाब चाहते हैं। हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। मतदान और मानव अधिकार पर भी हमारी चर्चा चल रही है। मेरे साथ राजेश गुरु जी लगातार बने हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे समझ लेते हैं। सर, बात महत्वपूर्ण हो रही थी मानव अधिकारों की। छोटे छोटे मामलों में भी कार्रवाई होती है, लेकिन आजकल सर हम देख रहे हैं कि डिजिटली क्राइम भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और यहाँ पर भी कई बार जो मानव अधिकारों की बात आती है वहाँ पर भी हनन हो जाता है। तो यहाँ पर टेक्निक और बहुत सारी चीज़, तो यहाँ पर भी मदद हो पाती है क्या लोगों? देखिए, इसके लिए विशेष एजेंसी बनी हुई है डिजिटल क्राइम के लिए, साइबर क्राइम जी। तो सबसे पहले साइबर क्राइम में उसको अप्रोच करना पड़ेगा। साइबर क्राइम में पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होता है और संबंधित जो भी उसकी शिकायत है उसको निराकरण किया जाता है, या जो उसमें आरोपी अपराधी हैं उनको भी सजा का प्रावधान है। इसके बावजूद भी अगर उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती है तो ऑलवेज उसको मानव अधिकार का दरवाजा ओपन है, वो आके शिकायत कर सकता है, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उसकी शिकायत का निराकरण हो। तो ये पूर्ण प्रावधान है। कहीं भी किसी भी तरह की उसकी अगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो वो आयोग के द्वार पर आ सकता है। सर, एक कॉमन चीज़ें और आती हैं, कई गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं, लोगों का अधिकार रहता है, और कई मामले ऐसे आयोग में आते भी हैं कि लंबे समय से वो आवेदन दे रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही जबकि उनका अधिकार है। तो जो ऐसे मामले होते हैं इसमें कार्रवाई करना क्या बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि 3-3, 4-4 विभागों से जवाब भी मंगाना है और जो व्यक्ति है उसको रिलीफ भी दिलाना है। तो इसकी भी कोई टाइम ड्यूरेशन रखी जाती है कि 90 दिन, 1 महीना? वैसे तो 1 माह का इसमें टाइम है, लेकिन कभी कभी इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है क्योंकि संबंधित जिले और विभागों से हमको प्रतिवेदन मंगाना पड़ता है, तो टाइम लग जाता है, परंतु उसका निराकरण जो है समय रहते ही किया जाता है। तो समय रहते यहाँ पर निराकरण भी होता है। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अगर आपको भी कोई समस्या और आपको लगता है कि आपके जो अधिकार है उसका अनहन हो रहा है, तो आप सीधे मानव अधिकार आयोग का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और ये अधिकार भी आपको कब मिले? जब अगर आप संविधान के अनुरूप मतदान ज़रूर करेंगे, क्योंकि मतदान भी आपका अधिकार है और अधिकार होने के साथ साथ आपका ये मौलिक जिम्मेदारी भी बनती है कि आपको मतदान के दिन अपनी सरकार चुनने के लिए, अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, देश के सर्वांगीण विकास के लिए आपको अपना वोट ज़रूर देना है। जब आप वोट देंगे तब जाकर देश मजबूत बनेगा। और मेरे साथ डॉक्टर सेबेस्टियन दुरईराज जी लगातार बने हुए हैं, आर्च डायोसिस ऑफ भोपाल हैं, उनके पास चलते हैं और समझ लेते हैं, क्योंकि बात उम्मीद की हो रही थी और जहाँ उम्मीद होती है वहाँ जीवन होता है। तो जीवन को जीना है तो उम्मीद आपको रखना होगी, लेकिन इस उम्मीद में जब परेशानियाँ आती हैं तो ये उम्मीद टूटने लगती है, तो उस समय किस तरीके से प्रभु यीशु ने क्या संदेश दिया कि आपके अपने मन को मजबूत रख सकते हैं, ये दुरईराज जी समझ लेते हैं। मन को मजबूत करने की बात लगातार प्रभु यीशु ने भी कही है और आप भी अपनी प्रार्थनाओं के ज़रिए ये बताते हैं, तो मन को मजबूत रखने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी? मन को मजबूत करने के लिए हम दूसरे लोगों की सेवा में लग जाएं, तो समाज सेवा कार्य एक क्षेत्र है हमारे लिए, सबके लिए है, हर एक व्यक्ति। तो समाज सेवा बच्चों के लिए, वो अनाथ बच्चों के लिए या डेस्टिट्यूट मैन वीमेन के लिए कई लोग चला रहे हैं। हम लोग भी इस पर ज़्यादा जोर देते हैं ताकि जो ऐसे कार्य करने से हमारा मन मजबूत हो जाता है। निश्चित रूप से। या कई बार हम सोचें कि हम कमज़ोर हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम छोटे मोटे कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करेंगे तो बहुत उचित रीति से हम दूसरे लोगों के जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। और मैं ये भी समझ रहा हूँ कि सर्वधर्म के कार्यों के द्वारा भी हम अपने एकता में आगे बढ़ते हुए अपने जीवन में निश्चित रूप से आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और क्योंकि अब कार्यक्रम के अंतिम बेला में चलते चलते आप आज हमारे जो दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे गुड फ्राइडे के? मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि ईश्वर हमारे लिए हमारे बीच में आए और हमें कहा तुम मेरे मित्र हो। तो मेरी प्रार्थना है कि मित्रता, एकता, भाईचारे में आगे बढ़ें, ये मेरी प्रार्थना है। निश्चित रूप से। और यहाँ पर मित्रता, एकता और भाईचारे से आगे बढ़ने की बात कही और यही संदेश जो है प्रभु यीशु ने भी दिया है। और गुड फ्राइडे उसी के साथ आज
मनाया जा रहा है। राजेश गुरु जी भी हैं। सर, कार्यक्रम के अंतिम बेला में चलते चलते मतदान ही मानव अधिकार है और सबसे बड़ा महादान भी। बिल्कुल, हमारा ये कहना है कि वोटिंग जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है और ह्यूमन राइट्स जी। बस इसको आपको अपनी जिम्मेदारी समझ के इस लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए मतदान जरूर करना है। समय निकालिए, मतदान करिए। निश्चित रूप से तो मतदान जरूर करना है। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, अगली बार किसी और शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश। नमस्कार।